इस वीडियो में मैं माइकल वल्जर के द्वारा दिए गए कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक आप ये समझ पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत आने वाले जस्टिस के टॉपिक का एक सब टॉपिक है। जस्टिस के ब्रॉड टॉपिक के अंतर्गत आपको जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस के अलावा और भी कई पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के द्वारा दिए गए जस्टिस के थियरीज को समझने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रॉबर्ट नॉजिक की एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल और माइकल वल्जर की कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ जस्टिस, रोनाल्ड डॉकिन की लक इगैलिटेरियन थियरी ऑफ जस्टिस। इस वीडियो में हम माइकल वल्जर के जस्टिस के आइडिया को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी के सभी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और उनके द्वारा दिए गए जस्टिस के थियरीज से जुड़े जो लेक्चर्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को मेरे द्वारा डिटेल में कवर किया जा रहा है। इस कोर्स में आपको इन 6 यूनिट्स से रिलेटेड 350 से भी अधिक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2500 पेजेस से भी अधिक पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होंगे, जिन्हें डाउनलोड करके आप नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्टली इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको इस यूट्यूब वीडियो का पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इक्वालिटी के फंडामेंटल आइडिया पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी को अटेन करने की जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जो तरीका यहाँ पर बताया जाता है, ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका, ये अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को माइकल वल्जर के द्वारा कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ जस्टिस के रूप में डेवलप किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स के लिबरल थियरी ऑफ जस्टिस का एक कम्युनिटेरियन क्रिटिक है। माइकल वल्जर जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस को यह कहकर क्रिटिसाइज करते हैं कि रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस सिंपल इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वल्जर के अकॉर्डिंग सिंपल इक्वालिटी क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सिंपल इक्वालिटी का ही ऑपोजिट है। अगर आप रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे तब आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थियरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की सभी थियरीज का संबंध फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। अब क्वेश्चन है कि किस चीज के फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से? सोशल गुड्स के फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच सोसाइटी में मौजूद जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन चीज़ों को लोग वैल्यू करते हैं, जिन्हें लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, इन्हें ही हम सोशल गुड्स कहते हैं, जैसे राइट्स, लिबर्टीज, वेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सोशल स्टेटस। ये सभी सोशल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। इन सोशल गुड्स के फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करना सभी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के थियरीज का अल्टीमेट गोल होता है। माइकल वल्जर के अकॉर्डिंग जॉन रॉल्स की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थियरी सिंपल इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। सिंपल इक्वालिटी के केस में हम एक फिक्स्ड, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सोशल गुड्स को सोसाइटी के लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, और इन सोशल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एक सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। तो सिंपल इक्वालिटी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। पहला, यहां हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ सोशल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। रॉल्स के केस में जो लिमिटेड नंबर ऑफ सोशल गुड्स हैं उन्हें रॉल्स प्राइमरी सोशल गुड्स कहते हैं। रॉल्स की पूरी थियरी ऑफ जस्टिस इन्हीं प्राइमरी सोशल गुड्स के फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस्ड है। दूसरा, सिंपल इक्वालिटी के केस में सभी सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक ही यूनिवर्सल सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को यूज करेंगे, एक ही यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एक क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि सभी सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। रॉल्स हमें जस्टिस के 2 प्रिंसिपल्स देते हैं, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, और रॉल्स कहते हैं कि जितनी भी प्राइमरी सोशल गुड्स हैं उन्हें हमें इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स
को यूज करके, जस्टिस के इन्हीं दो प्रिंसिपल को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। यह है सिंपल इक्वालिटी। माइकल वर्ल्जर जॉन रॉल्स के जस्टिस की थियरी में मौजूद सिंपल इक्वालिटी के इसी आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और इसके अल्टरनेटिव के रूप में अपने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आइडिया को डेवलप करते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सिंपल इक्वालिटी का जस्ट ऑपोजिट है। सिंपल इक्वालिटी लिमिटेड सोशल गुड्स की बात करता है और इन लिमिटेड सोशल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। इसके ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी में सोशल गुड्स की संख्या लिमिटेड नहीं हो सकती। सोशल गुड्स की जो लिस्ट है वो क्लोज्ड एंडेड नहीं होगी, वो ओपन एंडेड होगी। इसका मतलब ये है कि वी कैन हैव n नंबर ऑफ सोशल गुड्स इन सोसाइटी। सोशल गुड्स की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है और हर सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रिंसिपल होगा वो अलग अलग होगा। मतलब कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एक यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जो कि हर सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि हर सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा। मतलब अगर हमारे पास सोसाइटी में 10 सोशल गुड्स हैं तो इन 10 सोशल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 10 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और एक सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल को यूज करेंगे उसी प्रिंसिपल को हम दूसरे सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। माइकल वर्ल्जर कहते हैं कि हर सोशल गुड का अपना एक स्फीयर होगा और उस स्फीयर के भीतर उस सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक अलग प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि सिर्फ उस सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगी, उस सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होगी। और एक सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल होगा वो कहां से डिसाइडेड होगा? वो डिसाइडेड होगा उस सोशल गुड के सोशल मीनिंग से। दैट मीन्स उस सोशल गुड का जो सोशल मीनिंग है, उस सोशल मीनिंग से ये डिसाइडेड होगा कि उस पर्टिकुलर सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रिंसिपल क्या होगी। और सोशल गुड का सोशल मीनिंग का मतलब क्या है? सोशल मीनिंग का मतलब है कि सोसाइटी में लोग उस सोशल गुड से किस तरह के वैल्यू को अटैच करते हैं, किस तरह के इंपॉर्टेंस को अटैच करते हैं। तो हर सोशल गुड का अपना एक स्फीयर होगा और उस स्फीयर के भीतर उस सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन की एक पर्टिकुलर एक यूनिक प्रिंसिपल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की एक क्राइटेरिया होगी और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिंसिपल है, क्राइटेरिया है, वो उस सोशल गुड के सोशल मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, मान लीजिए एक सोसाइटी में 5 सोशल गुड्स हैं। मनी, कमोडिटी, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल पावर और एजुकेशन। ये 5 सोशल गुड 5 अलग अलग स्फीयर को ऑक्यूपाई करेंगे और इन सभी सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अलग अलग होगा। यहां कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं होगा जो कि इन 5 सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करेगा, रेगुलेट करेगा। मनी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हार्ड वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को यूज करेंगे। मतलब जो जितना अधिक हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, उसके पास उतने अधिक पैसे होंगे। कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मनी या वेल्थ के क्राइटेरिया को यूज करेंगे, प्रिंसिपल को यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको फरारी जैसी कोई एक कॉस्टली कार चाहिए, तो आपको फरारी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात डिपेंड करेगा कि क्या आपके पास फरारी खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं है। ओके, सिमिलरली हेल्थ केयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम नीड के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पावर उन्हीं के पास होगा जिनको इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे। और एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट के बेसिस पर होगा। मतलब आपको पीएचडी जैसी हाई क्वालिफिकेशन की डिग्रीज तभी मिलेगी जब आप इन डिग्रीज को डिजर्व करेंगे। किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए आपको उस क्वालिफिकेशन को मेरिट के बेसिस पर एक्वायर करना होगा। तो अलग अलग सोशल गुड्स होंगे और हर सोशल गुड का अपना एक स्फीयर होगा और उस स्फीयर में उस सोशल गुड की अपनी एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिंसिपल, एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्राइटेरिया होगी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। देखिए, एक स्फीयर में एक पर्टिकुलर सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किए जाने वाले प्रिंसिपल या क्राइटेरिया दूसरे स्फीयर में मौजूद दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना ही यूज किए जाएंगे और ना ही दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, एक पर्टिकुलर स्फीयर में एक पर्टिकुलर सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किए जाने वाले प्रिंसिपल या क्राइटेरिया दूसरे स्फीयर में मौजूद
दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना ही यूज किए जाएंगे और ना ही दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। इस प्रिंसिपल को, इस कंडीशन को प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक्ड एक्सचेंजेस कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत वेल्थ है, आपके पास बहुत वेल्थ है मतलब आपकी परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपके पास बहुत वेल्थ है, आपकी परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस भी सोशल गुड को चाहे उसे आप मनी की मदद से, वेल्थ की मदद से खरीद सकते हैं। नहीं, वेल्थ या मनी ये सिर्फ एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है और वो स्फीयर है कमोडिटीज का स्फीयर। मनी को यूज करके आप महंगी से महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, कमोडिटीज को खरीद सकते हैं, लेकिन भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, मनी को यूज करके आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिग्रीज या पॉलिटिकल पावर को एक्वायर नहीं कर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है वो है मेरिट और पॉलिटिकल पावर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है वो है वोट्स। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कहता है कि एक स्फीयर में एक व्यक्ति के लिए सोशल गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे स्फीयर में उस व्यक्ति के कंडीशन या पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, एक स्फीयर में एक व्यक्ति के पास जो सोशल गुड्स हैं, सोशल गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन उस व्यक्ति को एक स्फीयर में मिला हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे स्फीयर में मौजूद उसके कंडीशन को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। माइकल वुल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आइडिया को समराइज करते हुए लिखते हैं, नो सोशल गुड एक्स should be distributed to men and women who possess some other good Y merely because they possess Y and without regard to the meaning of X। मतलब अगर कोई सोशल गुड है X, तो एक व्यक्ति को इस सोशल गुड X की कितनी मात्रा मिलती है, कितने क्वांटिटी ऑफ X को इस व्यक्ति को दिया जाता है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास कोई दूसरे सोशल गुड Y की कितनी मात्रा है। सोशल गुड एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अलग होगा और सोशल गुड वाई के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अलग होगा। सोशल गुड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सोशल गुड वाई के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी तरह से कभी अफेक्ट नहीं करेगा। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में मौजूद जितनी भी सोशल गुड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम वैल्यू करते हैं, हर सोशल गुड का अपना एक स्फीयर होता है। ईच सोशल गुड ऑक्यूपाइज इट्स ओन स्फीयर और अपने अपने स्फीयर के भीतर हर सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया होता है और एक सोशल गुड का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को कभी अफेक्ट नहीं करता। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक्ड एक्सचेंजेस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सोशल गुड्स के डिफरेंट स्फीयर्स की बात करता है। एक पर्टिकुलर सोशल गुड के स्फीयर में एक इंडिविजुअल को वो सोशल गुड कितने अमाउंट में मिलता है, ये डिपेंड करता है कि उस स्फीयर में उस सोशल गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल को अपनाया गया है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया को अपनाया गया है। आपको एक बात याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सोशल गुड के हर स्फीयर के भीतर सोशल गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, मतलब हर स्फीयर में इक्वालिटी होगी, ये नहीं है। अगर आपके पास 5 सोशल गुड्स हैं और इन सोशल गुड्स के 5 स्फीयर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का यह मतलब नहीं है कि इन 5 स्फीयर में इन 5 सोशल गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। माइकल वुल्जर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्फीयर में सोशल गुड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, एक इंडिविजुअल स्फीयर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक स्फीयर में जो इनइक्वालिटी मौजूद है, ये इनइक्वालिटी दूसरे स्फीयर में होने वाले किसी दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो इनइक्वालिटीज अलग अलग स्फीयर में एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक स्फीयर में जो इनइक्वालिटी है, सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इनइक्वालिटी जो कि एक स्फीयर में मौजूद है, ये इनइक्वालिटी दूसरे स्फीयर में होने वाले दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस और अफेक्ट नहीं कर सकती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 3 सोशल गुड्स के स्फीयर को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब 3 सोशल गुड्स के स्फीयर में आप मौजूद हैं, वेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिकल पावर। अब वेल्थ के स्फीयर में वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके फेवर में है, मतलब इस स्फीयर में बाकी लोगों की तुलना आपके पास अधिक वेल्थ है, यहां आप एक डोमिनेंट पोजीशन में हैं। यहां एक इनइक्वालिटी है जो कि आपके लिए एडवांटेजियस है। वेल्थ के स्फीयर में आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, यहां पर जो इनइक्वालिटी है वो आपके लिए एडवांटेजियस है। अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें
तो आप वेल्थ के अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके, अपने मनी पावर को, अपने वेल्दी स्टेटस को यूज करके बाकी किसी भी सोशल गुड को इजीली एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये गलत होगा, ये एक इनजस्टिस होगा। एक स्फीयर में जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी दूसरे स्फीयर में मौजूद दूसरे सोशल गुड के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स आप अपने वेल्थ को यूज करके एजुकेशनल डिग्रीज जैसे पीएचडी को खरीद नहीं सकते। पीएचडी अर्न करने का क्राइटेरिया वेल्थ नहीं है बल्कि मेरिट है। सिमिलरली आप अपने वेल्थ को यूज करके पॉलिटिकल पावर या वोट्स को नहीं खरीद सकते। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्फीयर में डोमिनेंट पोजीशन में है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि वो व्यक्ति हर स्फीयर में एक डोमिनेंट पोजीशन में होगा। एक स्फीयर में डोमिनेंट पोजीशन में होने के एडवांटेज को व्यक्ति दूसरे स्फीयर में दूसरे सोशल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज नहीं कर सकता। तो अलग अलग सोशल गुड्स के स्फीयर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक स्फीयर में जो इनइक्वालिटी मौजूद है ये दूसरे स्फीयर में होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह क्या होगा कि अलग अलग स्फीयर में जो इनइक्वालिटीज हैं वो इनइक्वालिटीज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी और पूरे सोसाइटी में एक ओवरऑल इक्वालिटी, एक जनरल इक्वालिटी इमर्ज करेगा। और ये जो ओवरऑल इक्वालिटी का सिचुएशन है, ये जो जनरल इक्वालिटी का सिचुएशन है, इसे ही माइकल वॉल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।